में बहुत से अदीब ऐसे होते हैं जिस ज़ुबान में वो लिखते हैं, तो जब तक वो ज़िंदा रहते हैं उनका लिखा हुआ ज़िंदा रहता है। बहुत से अदीब ऐसे होते हैं कि जब तक ज़ुबान ज़िंदा रहती है उनका लिखा हुआ ज़िंदा रहता है, और कुछ अदीब ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से ज़बानें ज़िंदा रहती हैं। जनाब अनवर मकसूद एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है कि जिनकी वजह से उर्दू ज़बान जिंदा है। अब्दुल नसीर बाउनवान कुछ भी मगर अपने अंदर बहुत कुछ। मोहतरम जनाब अरशद हुसैन साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम समंदर के किनारे मौजूद हैं। पहला अदबी फेस्टिवल है जो हाई अलर्ट में हो रहा है, क्योंकि हमारी नेवी हाई अलर्ट पर है। सुषमा स्वराज ने कहा जावेद अख्तर और शबाना आज़मी से, अगर आप लोग पाकिस्तान अदबी फेस्टिवल में जाना चाहते हैं तो चले जाएं, क्योंकि आप दोनों अदबी बम हैं और हमारा फाइटर पाकिस्तान जा रहा है। मगर जावेद और शबाना मुहिब वतन है, इसलिए पाकिस्तान आने से मना कर, जबकि दोनों मुसलमान हैं। बरसग़ीर में मुसलमानों के सियासी व तमद्दुनी ज़वाल के बाद 3 तहरीकें चली: वहाबी तहरीक, खिलाफत तहरीक और तहरीक पाकिस्तान। तीनों तहरीकें इस्लाम के नाम पर चली। वहाबी और खिलाफत तहरीक बुरी तरह नाकाम रहीं, क्योंकि सिर्फ जज्बे से कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। नुकसान उठाना पड़ा, कुर्बानियाँ रायगां गईं। तहरीक पाकिस्तान में जज्बे के साथ सियासी हिकमत अमली भी शामिल थी, इसलिए नतीजा अच्छा निकला। आज़ादी और वतन हासिल किया गया, कुर्बानियाँ रायगां नहीं गईं। पाकिस्तान को वजूद में आए 71 बरस हो गए हैं। कभी लगता है कुर्बानियाँ रायगां गईं, कभी लगता है शायद नहीं गईं। आजकल फिर ऐसा लग रहा है कुर्बानियाँ रायगां नहीं गईं। ये जो नौजवान बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि इकबाल मुहिब वतन थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, मेरा वतन वही है मेरा वतन। चीनो अरब हमारा दोस्ता हमारा। बिगड़ते हुए हालात देखकर शायद वो चाह रहे हों बरसग़ीर के मुसलमानों को एक अलग मुल्क मिलना चाहिए, और अपनी सोच उन्होंने कायद को भी बतला दी। कायद बहुत बड़े सियासतदान थे। उनकी वकालत और मेहनत रंग लाई। 14 अगस्त 1947 हमें पाकिस्तान मिल गया। इकबाल ने कभी खुद नहीं कहा कि मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, क्योंकि पाकिस्तान का ख्वाब कोई नॉर्मल ख्वाब तो नहीं हो सकता। इकबाल बहुत पढ़े लिखे थे और अपनी सदी के सबसे बड़े शायर। वो जानते थे कि ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। कायद ने 1 साल पाकिस्तान को देखा और चले गए। बहाना बनाया बीमारी का, जबकि उन पर कोई मुकदमा भी नहीं था। आजकल जिस बड़े पाकिस्तानी पर मुकदमा चलता है, वो बीमारी का बहाना बनाता है। कायद इस्लामी पाकिस्तान नहीं चाहते थे। वो चाहते थे पाकिस्तान सबका हो, और पाकिस्तान में कोई गरीब ना रहे। आज 71 बरस बाद कायद की दुआ मुझे पूरी होती नजर आ रही है। आजकल गरीबों के पास अमीरों से ज़्यादा पैसा है। मैं 10-15 ऐसे गरीबों को जानता हूं जिनके पास 15 अरब रुपए हैं, मगर वो कस्में खा रहे हैं, अनवर मकसूद हमें नहीं मालूम ये पैसा कहाँ से आया।
हमारे घर पर तो छप्पर भी नहीं है, वरना समझ जाते कि खुदा छप्पर फाड़ कर पैसे देता है। यहाँ आने से पहले मैंने ऑक्सफोर्ड के सरबराह अरशद साहब से पूछा, आपने मुझे बुलाया तो है, कहूँगा क्या? कहने लगे कुछ भी। फिर कहने लगे अनवर भाई क्या कहेंगे आप? मैंने जवाब दिया कुछ भी। मैंने पूछा मैं अदालत उज़्मा पर बात कर सकता हूँ? कहने लगे आपकी बहुत अच्छी दोस्त है उज़्मा गिलानी, उन पर बात कर लें। अगर उज़्मा पर बात करना ज़रूरी है तो। फिर मैंने पूछा मैं फ़ौज पर बात कर सकता हूँ? कहने लगे बिल्कुल कर सकते हैं, जमहूरियत है और ये ऑक्सफोर्ड का फंक्शन है, मगर आप नाइजीरिया की फ़ौज पे कर सकते हैं। फिर मैंने पूछा मैं जमहूरियत पे बात कर सकता हूँ, डेमोक्रेसी पे? कहने लगे जो चीज़ यहाँ है ही नहीं उस पर बात करके क्या फ़ायदा। फिर मैंने कहा मैं मजहबी जमातों पे बात कर सकता हूँ। कहने लगे इतनी जल्दी क्या है, फेस्टिवल ख़त्म हो जाए फिर बात कर लेंगे, मज़हब कहीं भागा तो नहीं जा रहा है। मैंने कहा अच्छा साहब कुछ भी में से तो कुछ भी नहीं रहा, मैं अहमद शाह पे बात कर सकता हूँ। कहने लगे आप अहमद शाह अब्दाली पे कर सकते हैं, क्योंकि इन अहमद शाह ने इस महफिल में हमारा बहुत साथ दिया है और हम आर्ट काउंसिल का शुक्रिया अदा करते हैं। कह लेंगे अनवर भाई आप हमेशा शेर और शायरी पर बात करते हैं, किसी भी शायर को पकड़ लें। मैंने कहा अरशद साहब मैं नैब में काम नहीं करता, क्या मतलब किसी शायर को पकड़ लें? फिर पकड़ने की वजाहत की, किसी भी शायर का इंतखाब कर लें और उस पर बात करें। आपको कुछ लिखने के लिए 10-15 मिनट तो चाहिए, अपने शौक़ की बातें लिख डालें। मुझे मीर का शेर याद आ गया, क्या शौक़ की बातों की तहरीर हुई मुश्किल, क्या शौक़ की बातों की तहरीर हुई मुश्किल, थे जमा कलम कागज़ पर कुछ न लिखा जाता। अब मैं आया हूं तो कुछ कहना ही पड़ेगा, 1 घंटा बोलना है और वो भी बगैर मुआवजे के। बगैर मुआवजे के कहना कुछ ऐसा लगता है जैसे बगैर सहरी का रोज़ा रखा हो, और वो भी इफ्तारी मस्जिद में। इस तरह की महफिलों में मुझे नौजवानों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ये अदब के बहुत करीब आ गए, जिसकी वजह मौसीकी है। इन्होंने गालिब को जगजीत और चित्रा से पहचाना, फैज़ को इकबाल से नहीं इकबाल बानो से पहचाना। हम देखेंगे फराज को मेहंदी हसन से पहचाना, रंजिश सही। दाग को फरीदा खानम से पहचाना, उज़राने में भी है और बुलाते भी नहीं। सूफ़ी शायरी को नुसरत फ़तेह अली और आबदा की वजह से पहचाना, जॉन एलिया को सोशल मीडिया की वजह से पहचाना। वरना जॉन को ये नहीं जानते थे, जॉन को देखा ही नहीं था। मैं अब इन नौजवानों के हाथों में किताबें देख रहा हूँ। किसी नौजवान के हाथ में किताब देखो तो मुल्क का मुस्तकबिल रोशन नजर आता है, और रोशनी में बाबडा और केएससी शामिल नहीं है। ये ऑक्सफोर्ड का कमाल है। तीन सदियों ने 3 बड़े शायर पैदा किए, एक ने मीर, एक ने गालिब और एक सदी ने इकबाल। फैज़ साहब भी इकबाल की सदी में पैदा हुए, बहुत बड़े शायर, मगर वो इकबाल की जगह नहीं ले सके, ना वो इकबाल की छोड़ी हुई कुर्सी पर बैठ सके।
किसी भी बड़े शायर का किसी दूसरे बड़े शायर से मुतासिर होना बुरी बात नहीं है। हर दफ़ा होता है, पेंटिंग में भी होता है। पेंटर्स जो हैं वो मुतासिर होते हैं दूसरों से। इकबाल के यहाँ, गालिब के यहाँ आपको बेदिल नज़र आ जाएंगे। हर सफ़े पे एक न जगह बेदिल आपको नज़र आएंगे। इकबाल के यहाँ को गालिब भरा पड़ा है। फैज़ की शायरी में गालिब, इकबाल, सौदा और हाफिज़ मिल जाते हैं। इकबाल ने कहीं भी अपनी ज़िंदगी में मीर का जिक्र नहीं किया, मगर इकबाल के यहाँ कई जगह मीर भी नजर आ जाते हैं। मीर ने लिखा, इश्क था जो रसूल हो आया, इश्क था जो रसूल हो आया, उनने पैगाम इश्क पहुंचाया। मीर साहब। इकबाल ने कहा, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दमे मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। पूरा मीर का ही है। मीर ने लिखा, इश्क हक है कहीं नबी है, कहीं है मोहम्मद, कहीं अली है कहीं। इकबाल ने कहा, कहीं मौला अली खैबर शिकन इश्क। मीर ने कहा, मुझको शायर न कहो मीर के साहब, मैंने दर्द व गम जमा किए कितने तो दीवान किया। इकबाल ने कहा, मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ। मीर ने कहा, बुत परस्ती को तो इस्लाम नहीं कहते हैं, मोतक़िद कौन है मीर ऐसी मुसलमानी का। इकबाल ने कहा, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। मीर ने कहा, फरियाद इन्हीं रंगों है गुलजार में हर सुबह, बुलबुल ने मेरी तर्ज सुखन साफ उड़ाई। इकबाल ने कहा, उड़ाली तूतियों ने, कुमरियों ने, अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज फुगा मेरी। मीर, दैरो हरम से गुजरे अब दिल है घर हमारा। इकबाल, तंग आके मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा। मीर, मस्जिद में हुआ आज इमाम आके कहीं से, कल तक तो यही मीर खराबात नशी था। इकबाल, जो बेनमाज कभी पढ़ते हैं नमाज इकबाल, बुला के दैर से मुझको इमाम करते हैं। मीर की जिंदगी रात थी। औरों के लिए रात आराम के लिए होती है, मीर के लिए रात, मीर रात से मतलब आराम से नाचना थे। रोते गुजरतियां हैं हमें रातें सारियां, ये रात नहीं वो जो कहानी में गुजर जाए, जाती हैं लामकां को दिले शब की जारियां, बाकी ये दास्तान है और कल की रात है, अगर रह जाएंगे जीते सहर तक, मौकूफ गम मीर की शब हो चुकी हमदम, बंधा रात आंसू का कुछ तार सा, रात को जी मेरा बिखर जा है, अगर रह गए आज शब की सहर तक। गालिब की शायरी सूरज डूबने का इंतज़ार करती रही। मीर की तो रात की शायरी थी, अब ये शाम की शायरी। पैमा से हम गुजर गए पैमाना चाहिए। ये मिर्ज़ा साहब, एक ज़रा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। ये सारी हरकतें शाम के बाद की। हमसे खुल जाओ बवक्त मैं परस्ती एक दिन, क्या जानता नहीं हूँ तुम्हारी कमर को मैं, बोसे को पूछता हूँ मैं मुँह से मुझे बता के यूं, मैं उन्हें छेड़ूं और कुछ न कहें। अगर रूह का ताल्लुक दुनिया से है तो मिर्ज़ा अपना जूता अपने हाथ में लिए बैठे होंगे और अपना मिसरा पढ़ रहे होंगे, गालिब का पका दिया कलेजा तुमने। मिर्ज़ा, आज इकबाल पे बात करना है, इसलिए थोड़ी देर आपको तंग किया। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं आपको कितना मानता हूँ। शाम गुजर गई, रात गुजर गई, अब इकबाल आए तो दिन निकल आया। सुबह से लेकर रात तक की शायरी पर इकबाल ने कब्जा कर लिया। इकबाल की मिल्ली, इनकलाबी और रूहानी शायरी मुझे पसंद नहीं। शिकवा जवाब शिकवा भी मैंने शायद एक बार भी पूरा नहीं पढ़ा। इकबाल की शायरी बाले जिब्रील और बाग दरा पढ़ ले, ये दो किताबें इकबाल को सदी का सबसे बड़ा शायर कहलाने के लिए काफ़ी है। इकबाल सिर्फ शायर नहीं थे, तस्वीर भी बहुत अच्छी खींचते थे, फोटोग्राफर थे, कैमरे से नहीं अपनी शायरी से। मुसव्विर बहुत अच्छे थे, रंग रोगन की वजह से नहीं अपनी शायरी से। आर्किटेक्ट बहुत बड़े थे, डिग्री की वजह से नहीं अपनी शायरी से। मस्जिद कर्तबा पढ़ लें तो आपको यकीन आ जाएगा। इकबाल की शायरी जो हम जलसों में, जुलूसों में,
या सड़कों पर लगे हुए बैनर्स पे पढ़ते हैं वो शायरी मुझे पसंद नहीं। इकबाल उस शायरी से बहुत बड़े शायर हैं। इकबाल से मेरी ख़त व किताबत आज भी है। आयत को और दाग दहलवी को उन्होंने इतने ख़त नहीं लिखे होंगे जितने मुझे लिखे। मैं उनको पाकिस्तान के हालात लिखता रहता हूँ, वो मुझे वहाँ के हालात लिखते रहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इकबाल का ख़त जो चंद दिन पहले मेरे पास आया है वो सुनाऊँ, मैं आपको इकबाल की शायरी सुनाना चाहता हूँ जो शायद आपकी और नौजवानों की नज़र से नहीं गुजरी। जिस तरह उर्दू शायरी की सबसे बड़ी गज़ल गालिब की है, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, उसी तरह उर्दू शायरी की सबसे बड़ी नज़्म इकबाल की है, मस्जिद कर्तबा। इकबाल एक दर्दमंद शायर थे, आम इंसानों से मोहब्बत करने वाले शायर। औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का अर्ज़ कलाम और है। मैं कि मेरी गज़ल में है आतिश रफ्ता का सुराग, मेरी तमाम सरगज़िश्त खोए हुओं की जुस्तजू। शाहिद कुदरत का आईना हो दिल मेरा ना हो, सर में जुज़ हमदर्दी इंसान कोई सौदा ना हो। मुमकिन है कि तू जिसको समझता हो बहारा, औरों की निगाहों में वो मौसम हो खिज़ां का। मुमकिन है कि तू जिसको समझता हो बहारा, औरों की निगाहों में वो मौसम हो खिज़ां का। नज़र है अब्र करम पर दरख्त सहरा हो, या खुदा ने ना मोहताज बाग़बा मुझको। निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे दिल्ली में इल्तिजाए मुसाफिर, शगुफ्ता हो के कली दिल की फूल हो जाए, ये इल्तिजाए मुसाफिर कबूल हो जाए। सुबह का तारा है ये अंजाम, अगर जीनत आलम होकर क्यों ना गिर जाऊं किसी फूल पे शबनम होकर। हज़रत बिलाल के लिए जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। जुगनू ये इम्तियाज़, लेकिन एक बात है हमारी, जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी। नजम सेठी को ये शेर ज़बानी याद है, जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी। बज़्म अंजुम, अब देखिए मैं खुद पेंटर हूँ, जैसे कोई आर्टिस्ट पेंट कर रहा है, मैं बच्चों से कह रहा हूँ जैसे आप पेंटिंग करते हो। अब ये इकबाल के 4 नुस्खे से, ये शायरी नहीं है, ये पेंटिंग है। सूरज ने जाते जाते शामे स्याह कबा को, तश्ते उफ़क़ से लेकर लाले के फूल मारे। पहना दिया शफ़क़ ने सोने का सारा जेवर, कुदरत ने अपने गहने चांदी के सब उतारे। ये पेंटिंग है। इश्क और मौत ये सब पढ़े नहीं होगा आप लोग। स्याह पैरहन शाम को दे रहे थे, सितारों को तालीम ताबंदगी थी। कहीं शाखे हस्ती को लगते थे पत्ते, कहीं जिंदगी की कली फूटती थी। फरिश्ते सिखाते थे शबनम को रोना, हंसी गुल को पहले पहल आ रही थी। उठी अव्वल अव्वल घटा काली काली, कोई हूर चोटी को खोले खड़ी थी। तस्वीर दर्द उठाए कुछ फरक लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। एक आरज़ू दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया। पानी को छू रही है झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। अब ये 2 सितारे, इनकी एक छोटी सी नज़्म है। जब 2 साथ रहने वाले पॉपुलर हो जाते हैं, 2 भाई मशहूर हो, मियाँ बीवी साथ गाने में मशहूर हो, इस तरह 2 सितारे जब करीब आते हैं तो मुश्किल आ जाती है। आए जो करा में 2 सितारे आसमान, कहने लगा एक दूसरे से, ये वसल मदाम हो तो क्या खूब, अंजाम खराम हो तो क्या खूब। थोड़ा सा जो मेहरबान फलक हो, हम दोनों की एक सी चमक हो। लेकिन ये विसाल की तमन्ना पैगाम फिराक थी सरापा,
गर्दिश तारों का है मुकद्दर, हर एक की राह है मुकर्रर, है ख्वाब सबाते आशनाई, आइन जहाँ का है जुदाई। अलग तो होना ही है। अब इकबाल जर्मनी में हाइडलबर्ग रिवर के आगे बैठे हुए शाम में अकेले, और वहाँ एक नज़म लिखते हैं, कोई नहीं अकेले बैठे हुए, खामोश है चांदनी कमर की, शाखें हैं उदास हर शजर की, वादी के नवा फरोश खामोश, कोसार के सब्ज पोश खामोश, फितरत बेहोश हो गई है, आगोश में शब के सो गई है, तारों का खामोश कारवां है, ये काफिला बेदरा रवां है, खामोश है कोह दश्त दरिया, कुदरत है मराकबे में गोया, ए दिल तू भी खामोश हो जा, आगोश में गम को लेके सो जा। इकबाल की बहुत बड़ी नज़्म। उनकी गज़ल के दो शेर, चमन अफरोज़ है सयाद मेरी खुश नवाई तक, रही बिजली की बेताबी सो मेरे आशियाँ तक है, जवानी है तो ज़ौक़े दीद भी लुत्फ़े तमन्ना भी, हमारे घर की आबादी क़यामे मेहमा तक है। अब एक शेर जो हम सबके लिए लिख गए इकबाल, इससे बड़ा शेर कौन लिख सकता है। उरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। कायद ने एक जगह लिखा है, इकबाल मेरे दोस्त थे और रूहानी रहबर। मुस्लिम लीग के तारीख तरीन अय्याम में इकबाल मेरे शाना बशाना एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहे। जो काम अल्लामा सर अंजाम न दे सके वो कायद ने कर दिखाया। एक साहिब फ़िक्र की दुआ को एक साहिब अमल ने पूरा कर दिया। अल्लामा आखिरी वक्त तक एक इंश्योरेंस कंपनी से वाबस्ता रहे। काश वो कायद से कह देते कि पाकिस्तान की लाइफ इंश्योरेंस करवा लो। अगर कायद ये काम कर देते तो 1971 में पाकिस्तान को कितने पैसे मिल जाते। मीर गालिब, सौदा, मुसफ़ी, आतिश, ज़ौक़, हर गज़ल में इन शायरों ने एक बोसे की ट्राई की है। इकबाल की शायरी में कहीं बोसा नहीं आया क्योंकि वो सिर्फ अपनी सरजमीन को बोसा देना चाहते थे। मगर हम लोगों ने इकबाल के साथ इंसाफ नहीं किया। इकबाल की शायरी को समझने के लिए सिर्फ उनका एक मिसरा काफ़ी है कि जहाँ अजब जहाँ है, न कफस न आशियाना। अल्लामा ने कहा दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, न आशियाना है न कफस है। मैं अल्लामा को यहाँ के ताज़ा तरीन हालात लिख कर भेजा था। वो हमेशा जवाब देते थे। इस दफ़ा कुछ वक्त लगा। मैंने दिल में सोचा कहीं पाकिस्तान के हालात देखकर, उनके बारे में सुनकर अल्लामा हमसे दोबारा दूर तो नहीं हो गए, क्योंकि ज़ौक़ कह चुके हैं मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मैं मोदी साहब के बारे में सोच रहा था, जिसके वतन के लिए अल्लामा ने बहुत कुछ लिखा। मोदी साहब शायद अल्लामा को नहीं जानते। बहुत से मुसलमान बड़े लोग हैं, मोदी साहब किसी को नहीं जानते। वो सिर्फ जानते हैं तो शाहरुख खान, सलमान खान को, आमिर खान को, मगर उनकी बदकिस्मती है इमरान खान को नहीं जानते। दो तैयारे गिरने के बाद सुषमा स्वराज कुरान की आयत पढ़ने लगी। अबू धाबी में कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्टार्ट आयत से किया। मज़ीद तैयारे गिर गए तो मोदी हाफिज हो जाएंगे। और कश्मीर में किसी मदरसे से निकलते नजर आएंगे। इमरान खान और हमारी फ़ौज के सरबराह बाजवा साहब तो चाहते हैं एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। और दोनों आजकल पाकिस्तान में दरख्त लगाने में मसरूफ़ हैं, मगर मोदी का तैयारा सिर्फ हमारे 18 दरख्त तोड़ दिया। माली नुकसान मोदी का हुआ, जबकि माली और दरख्त का चोली दामन का साथ है। दरख्त हमारे थे और तैयारे बहुत महंगे थे। आखिर में आपको अल्लामा का ख़त सुनाना चाहता हूँ जो एक हफ़्ता पहले मेरे पास है।
अनवर मियाँ, जवाब में ताख़ीर की माजरत चाहता हूँ। 3 महीने मैं बुज़दर का मतलब तलाश करता रहा। मीर गालिब, सौदा, नज़ीर सबसे पूछा, किसी को मालूम नहीं ये लफ्ज़ किस ज़बान का है। गलती तुम्हारी, तुमने अपने ख़त में पंजाब के नए वज़ीर आला का नाम क्यों लिखा? तुमने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा, मैं अपना उल्टा हाथ अपनी कनपटी पर रखे आंखें बंद करके कुछ सोचता रहता था। तुम लोग समझे मैं एक नए मुल्क का ख्वाब देख रहा हूं। तुम्हारा खत पढ़ने के बाद अब मैं दोनों हाथों से अपने सर को थामे बैठा रहूं। इस हालत में कायद मुझे देखकर हमेशा पूछते हैं, क्या पाकिस्तान से अनवर मकसूद का कोई और ख़त आ गया? मुझसे अब कायद पाकिस्तान के बारे में बात भी नहीं करता। 71 बरसों में तुमने ख़त में लिखा है, 71 बरसों में सिवाय लाहौर के कुछ नहीं बदला। पतरस बुखारी ने 80 बरस पहले लिख दिया था, आने वाले सालों में लाहौर एक सूबा बन जाएगा जिसका दारुल खिलाफा पंजाब होगा। मियाँ साहब की हुकूमत चली गई। मियाँ साहब की हुकूमत के आखिरी दिनों में शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के पहले सरबरा, मेरे पास आए और कहने लगे, अल्लामा, एक पंजाबी वज़ीर आज़म आजकल मेरी बहुत तारीफ़ कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहने लगे 71 से पहले वज़ीर आज़म को तो छोड़ो, एक पंजाबी हमारी तारीफ़ कर देता तो बांग्लादेश नहीं बनता। पाकिस्तान में आजकल हर सियासी जमात का लीडर बोल रहा है, हम पाकिस्तान को कायद और अल्लामा का पाकिस्तान बनाएंगे। अल्लामा बांग्लादेश या मशरक़ी पाकिस्तान नहीं बन सकता। फिर ये कैसे तुम्हारा और कायद का पाकिस्तान बनाएगा? नया पाकिस्तान। चीफ ने ठीक कहा था, अगर नया पाकिस्तान बन गया तो फिर मेरी और कायद की मेहनत तो रायगा गई। मेरी दुआ है इमरान पुराने पाकिस्तान को ठीक कर ले। नया जूता तो हो सकता है, नई कमीज़ हो सकती है, नया पाकिस्तान कैसे हो सकता है? क्या पुराना पाकिस्तान भारत को वापस कर दोगे? तुम्हारे लीडर सिर्फ नए घर बना सकते हैं, नया पाकिस्तान क्या बनाएंगे? तुमने लाहौर के बारे में लिखा है, अब लाहौर में तांगे और तांगा चलाने वालों की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। सादत हसन मंटो का लाहौर ख़त्म हो गया। पुराने मोहल्ले ख़त्म होते जा रहे हैं। मुनीर नियाज़ी का लाहौर भी ख़त्म। घटा देखकर खुश हुई लड़कियां, छतों पर खिले फूल बरसात के, हवाएं चली थरथराने लगे परिंदे पुराने मोहल्लात के। लाहौर की छोटी छोटी गलियां भी ख़त्म हो गईं। नासिर काज़मी का लाहौर कहाँ चला गया? शहर लाहौर, तेरी रौनकें दायम आबाद, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। अंडरपास, ओवरहेड ब्रिज, लिंक रोड, मेट्रो, ऑरेंज रेलगाड़ी, ये सब अमीरों के लिए है। पैदल चलने वाले, अखबार बेचने वाले, फूल बेचने वाले, माल्टे और गन्ने का शरबत बेचने वालों के लिए कौन से रास्ते बनाए हैं? गरीब बच्चों को पढ़ाने वालों के लिए कौन सा रास्ता बनाया है? उन पढ़ाने वालों के पास तो सिर्फ साइकिल होती है और इन सड़कों पे साइकिल का जाना मना है। गवर्नमेंट कॉलेज की दीवार तो मेट्रो तोड़ चुकी है। ऑरेंज ट्रेन मुगलिया दौर की इमारतों को हिलाती और तोड़ती गुजरेगी। काश इस ट्रेन की पटरी मेरे मज़ार के दरमियान से गुजार दें, ताकि तुम लोगों के दरमियान मेरा निशान तक न रहे। मीर ने तो लिख दिया था, वो तो मिटा गया था तुरबत भी मीर जी की, 2-4 ईंटें रखकर फिर मैं निशान बनाया। अनवर, तुम्हारी बात लोग डरते डरते सुन तो लेते हैं। सबसे कह दो मुझे कौमी शायर न कहें और मुझको और मेरी शायरी को बख्श दें। ARY का एक प्रोग्राम आता है, उस चैनल के तुम डायरेक्टर हो। प्रोग्राम का नाम है रिपोर्टर। इस प्रोग्राम में एक पंजाबी सहाफ़ी है आरिफ भट्टी,
मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? आज तक उसने मेरा कोई शेर सही और वजन में नहीं पढ़ा। आज अगर मैं जिंदा होता तो आर्यभट्ट ऊपर होता। उसको मेरे शेर पढ़ने से मना कर दो, या फिर तुम उसको कोई बेवजन शेर लिख कर दो, शायद उसको वजन में पढ़ दे। यहाँ एक महफिल में मिर्ज़ा गालिब ने मुझसे कहा था, इकबाल पहले तुम्हें अपनी कौम को देखना चाहिए था, फिर कौम के लिए शायरी करना चाहिए थी। मैंने कहा मिर्ज़ा मैं तो नीचे लिख के आ गया हूँ, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। तुम्हारे यहाँ एक एयरलाइन है जिसका नाम शाहीन है, उसने तो मेरे शाहीन की मट्टी पलीद कर दी। इस एयरलाइन से अच्छी तो सरहद की अदाकारा मुसर्रत शाहीन थी, कम से कम पहाड़ों की चट्टानों से घिरी हुई थी। क्योंकि तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। एयरलाइन वालों से कहो खुदा के वास्ते शाहीन का नाम बदल दे। खुद बताओ, कराची के हवाई अड्डे पर शाहीन फिसल गया, लाहौर के हवाई अड्डे पर शाहीन के टायर फट गए, इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर शाहीन में कबूतर घुस गया, दुबई के हवाई अड्डे पर शाहीन से 10 किलो चर्स मिली, फैसलाबाद के हवाई अड्डे पर शाहीन का पिछला दरवाज़ा नहीं खुला। ज़मीर जाफरी ने ठीक ही लिखा था, हज़रत इकबाल का शाहीन तो अब उड़ चुका, अब कोई अपना मुकामी जानवर पैदा करो। अनवर, मैं सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ। आज भी मुझे तुम लोगों से मोहब्बत है। एक बात बताओ, ऐसा क्यों है? अमेरिका में कायद को और मुझे पाकिस्तानी नज़र आ जाते हैं, यूएई में कायद को और मुझे पाकिस्तानी नज़र आते हैं, सऊदीया में मुझे पाकिस्तानी नज़र आते हैं, इंग्लिस्तान में पाकिस्तानी नज़र आ जाते हैं, और तो और मकबूजा कश्मीर में मुझको और कायद को पाकिस्तानी नज़र आते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी पाकिस्तान में नज़र क्यों नहीं आते? बहुत अच्छा मुल्क है, आधा रह गया, मगर अब भी खुदा की हर नेमत से माला माल है। मैंने सुना है हालात बदल रहे हैं, इमरान ईमानदार है। अगला ख़त ऐसा लिखना जब कायद को पढ़कर सुनाऊं तो वो खुश हो जाए। तुमने ख़त में लिखा था, इस दफ़ा कराची में 14 अगस्त कायद के मज़ार पर जलसे में कायद की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई। मैंने जाके ये बात कायद को बताई तो कायद कहने लगे वो अल्ताफ़ हुसैन की तारीफ़ कर रहे होंगे, क्योंकि कराची वालों के कायद तो वो हैं। तुम्हारे आने वाले ख़त में अच्छी खबरों और बुज़दर के मतलब का इंतज़ार रहेगा। तुम्हारा बल्कि सबका मोहम्मद इकबाल। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत। ये बातें मैंने सिर्फ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े नौजवान जो हैं हमारे, मैं सिर्फ इनको इकबाल के बारे में बताना चाह रहा था कि इकबाल बहुत बड़े आदमी। अब मौका मिले तो 2 किताबें हैं उनकी, बाग़े दरा, खालिद जिब्रील, वो ज़रूर पढ़िएगा। मगर उनकी वो शायरी जो है ना, कहारियो, गफ़ारियो, कुदूसियो, जुर्रू, ये 4 अनासिरों तो बनता है मुसलमान। इकबाल अगर आज होते तो इस तरह नहीं लिखते। अब लिखते अखबानियों, बारूदियों, खुदकुशियों और जैकेट, ये 4 अनासिर हो तो फटता है मुसलमान। अब जो कराची के हालात पहले से तो बेहतर हो रहे हैं, कराची के हालात पे
जहरा निगाह की एक छोटी सी नज्म है। कयामत थी कराची में, सुबह दम जो देखा था क्या हरा भरा घर था। डांटती हुई बीवी, भागते हुए बच्चे, रस्सियों की बाहों में झूलते हुए कपड़े, बोलते हुए बर्तन, जागते हुए चूल्हे। मुर्गियों के डरबे थे, काबुकें थी, पिंजरा था। दूर एक कोने में साइकिल का पहिया था। 20 गज के आंगन में सभी कुछ तो रखा था। एक पल में ये मंजर क्या बदल सा जाता है। कुछ नजर नहीं आता, बोलता है सन्नाटा। हाँ, मगर अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। जानमाज का कोना झाड़ियों में अटका है। सफ़े कलाम पाक खाक पर लरसता है। एम्बुलेंस ईदी की बैन करती आती है। सब जली कटी लाशें साथ लेके जाती हैं। सुबह तक सभी लाशें दफन कर दी जाती हैं। औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों और जवानों की। मस्जिदों से होती हैं बारिशें अजानों की। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। हमारे एक शायर थे, बहुत अच्छे मज़ाहिया शायर थे, दिलावर फिगार साहब। वो दूसरों के औरों को भी लिख के देते थे। तो उनके पास एक वक्त में 2 शायर आ गए। एक को सेहरा चाहिए था, एक को मरसिया चाहिए था। अब दिलावर फिगार बैठे लिख रहे थे और लिखा, एक सेहरा लिखा और कागज़ यूं फाड़ने के बजाय इस तरह से फाड़ दिया गुस्से में। तो जो सेहरा पढ़ने गए वो एक मिसरा सेहरे का हो गया, दूसरा मरसिया का हो गया। मगर वो पढ़ रहे हैं शादी में कि अथर मियाँ का अक़्द हुआ है बहार में। सेहरे का मिसरा है, अथर मियाँ का अक़्द हुआ है बहार में। अब दूसरा मरसिया का आ गया, ऐ काश कोई फूल बिछा दे मज़ार में। अथर मियाँ का अक़्द हुआ है बहार में, ऐ काश कोई फूल बिछा दे मज़ार में। अब पूरी नज़म चल रही है, आखिरी मिसरा सबसे अच्छा है। फिर यारब बनी के साथ हमेशा बना रहे। बनी बनाना मतलब अगर गाला में तीसरी बनी आई है। यारब बनी के साथ हमेशा बना रहे। अरे तुम क्या रहोगे जब न रसूल खुदा रहे। ये मरसिए का मिसरा आ गया था। अब जो वक्त मैं बड़े कठिन रास्तों से गुजरकर आज इस कुर्सी तक पहुंचा, बड़ी मेहनत करना पड़ी। मगर ये जो नौजवान हैं मेरे मुल्क के, आप सिर्फ इनकी पेशानी और इनकी आंखें देखें। एक रोशनी है और एक चमक है। यही चाहिए थी कायद और इकबाल को कि आंखों में इनके सितारे हैं और ये मुस्तकबिल है मेरे वतन का। हम लोग तो बेगैरत थे, 71 बरस कुछ नहीं किया, बैठे रहे, कुछ नहीं किया, देखते रहे। हुकूमतें आई, हुकूमतें गई कि अगली हुकूमत अच्छी आ जाएगी। लोग बुरे नहीं हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग, हमारी किस्मत ख़राब है कि 29 सरबराहों में एक सरबराह हमें अच्छा मिल जाता तो आज हम पता नहीं कहाँ होते।
अब जाके एक आदमी ऐसा आया है कि वो ईमानदार है। यही बड़ी गनीमत बात है कि पाकिस्तान को एक ईमानदार आदमी मिला। ये अल्लाह ताला का करम है इस मुल्क पर कि एक आदमी हमें ईमानदार मिला है। कितने दिन रहता है? नहीं, ईमानदार नहीं कह रहा हूँ कि, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि कितने दिन हुकूमत में रहते हैं, क्योंकि इतने लोग उसके ख़िलाफ़ हैं, मगर वो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पता है कि हालात को बदलना है, कब तक नहीं बदलेंगे। हमने तो देख लिया, उतार चढ़ाव भी देख लिया, माशाल्लाह भी देख लिया, मेरी हर फौजी से लड़ाई भी होती है। पता नहीं जेल नहीं गया मैं, जेल नहीं गया। एक वक्त तो मुझे कहना पड़ा ज़िया-उल-हक से कि आप मुझे जेल में डाल दें तो कम से कम मैं महफूज तो रहूँगा। तो मगर ये कि आप देखिए 34 बरस फौज रूल किया, फौज ने 71 वर्षों में से, मगर हम खुद बुलाते थे फौज को कि आ जाएं, हालात ऐसे कर देते थे। अब लोग बहुत खुश हैं, फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं। जवानी फिर नहीं आनी मेरे ही प्रोडक्शन है, मेरे चैनल की, मगर ये दवाइयों वालों ने ऐसी दवाइयाँ निकाल दी हैं कि जाती नहीं। और मगर पुराने ज़माने में बूढ़े परेशान बैठे रहते थे, आजकल सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट ही बूढ़ों के चेहरों पर। देखिए बस हक है। ज़िया-उल-हक साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने जितना अच्छा काम किया टीवी के लिए वो ज़िया साहब के साथ। मेरा आंगन टेढ़ा, स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 2.25, 50-50, शोशा, स्टूडियो 4-20, सारे मेरे प्रोग्राम ज़िया-उल-हक के ज़माने के, ज़िया साहब के ज़माने। मगर जब भी मेरा इनाम के लिए फाइल जाती थी मेरी, तो वापस कर देते कि नहीं, इसको नहीं। उनकी बेटी मेरी फ़ैन थी बहुत, उनकी स्पेशल बच्ची थी, वो मेरी बहुत दोस्त थी। जब इमरान ने अपना रिटायरमेंट का ऐलान किया तो इन्होंने बुलाया मुझे कि आके आप मेज़बान बन जाए। तो अनवारुल-हक और एजाज़ुल-हक मेरे पास आए कि आपको वालिद साहब ने याद किया है। मैंने कहा क्या वालिदा गई हुई हैं? बोले आपने, आपकी तो उर्दू अच्छी है। तो मैंने कहा हाँ, नहीं याद किया का मतलब आपको बुलाया है। तो मैंने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। तो मैं गया तो उन्होंने कहा कि जी इमरान रिटायर हो गए, मैं एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ और गोल्ड मेडल देना चाहता हूँ, तो आप मेज़बानी करते। 35,000 आदमी और 70 फीट ऊंचा स्टेज, सीढ़ियाँ में। तो ज़िया-उल-हक साहब ने मुझे एक दिन पहले बुलाया और कहा कि 10 बजे मुझे फ्रांस के सफ़ीर के यहाँ जाना है, तो आप पूरा प्रोग्राम जो मेरा मेडल देना वगैरह है वो 10 बजे ख़त्म कर दें, मैं चला जाऊँ, उसके बाद आप प्रोग्राम चालू। अब प्रोग्राम शुरू किया। मैंने कहा 1971 हमारे लिए अच्छा नहीं था, आधा मुल्क टूट गया, हम लोग परेशान बैठे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, आधा मुल्क खो दिया हमने। मगर फिर हमने टेलीविज़न पर एक नौजवान को भागते देखा जिसको कमीज़ के बटन बंद करना भी नहीं आता था, और वो इतना अच्छा भागा कि हम कुछ थोड़ा बहुत अपना गम भूल गए कि हमने क्या खोया है, क्योंकि हमने इमरान को पा लिया था। 71 में इमरान ने अपना करियर शुरू किया और
ज़ियाउल हक साहब, इमरान कप्तान है, उसके बावजूद रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। इमरान खान, वो इमरान अपने स्टाइल में जो उनका है आए। अब मैंने कहा ये इमरान के रिकॉर्ड ने इतने विकेट लिए, इतने कैच मिस किए, इतने मिस कैच किए, तो मतलब तो ये सारे रिकॉर्ड इमरान के बताए मैंने। अब मैंने कहा अब ज़ियाउल हक साहब तशरीफ लाते हैं, सदर पाकिस्तान। इनके रिकॉर्ड ये हैं कि इन्होंने 7 जनरलों को सुपरसीड किया है। और ज़िया साहब स्टेज पर आए और आते ही उन्होंने इमरान के सीधे गाल और उल्टे गाल पे प्यार किया, जो तरीक़ा है। मैंने कहा ख़वातीन व हज़रात, पहली मर्तबा किसी मर्द ने भी इमरान को प्यार किया। क्या लगे, क्या कहा आपने? मैंने कहा सर आप अपना काम करें, ऐसे ही कह दिया गलती से, थोड़ी गलती हो गई मुझसे। उसके बाद उन्होंने मेडल वगैरह पहचाया। अब घड़ी उनके बेटे इशारा कर रहे हैं कि वाइंड अप करें, अब्बा के लिए कह दें कि जाना है। मैं बोलता गया, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, और ज़िया साहब बैठे हुए। जब 3 बजे प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मैं आ गया। 3:30 बजे दोनों बेटे आए कि आपको बुलाया है। मैंने कहा मैं, मेरे भाई सिंध के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, अहमद मकसूद हमीद, तो मैंने अहमद भाई को फ़ोन किया 3:30 बजे रात के। अहमद भाई मुझे 3:30 बजे सदर साहब बुला रहे हैं, बोल रहे तुमने डन एनीथिंग क्या? मैंने कहा नथिंग। बोले फिर यू हैव टू गो, इट्स प्रोटोकॉल। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैं गाड़ी में बैठ गया, उसमें वायरलेस लगा हुआ है। चकलाला से गाड़ी यहाँ गई, इधर गई, इधर गई। प्रेसिडेंट हाउस में गई तो ज़िया साहब वही कपड़े पहने, दरवाज़ा खोला, आइए। मैं गया तो वहाँ नेवी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ, मतलब जस्तूर हक साहब भी थे, सारे एयर मार्शल सब बैठे। मैं सब बैठे बैठे हाथ मिलाया, कोई खड़े नहीं हुआ। सिद्दीक सालिम भी थे, ब्रिगेडियर इम्तियाज़ थे, सब बैठे। कहेंगे बहुत नाराज़ हैं आपसे ये सब। मैंने आपसे जब कहा था कि मैं 1 घंटे के लिए आऊँगा और 10 बजे मुझे फ्रांस के सफ़ीर के यहाँ जाना है, मैंने बता दिया था आपको। मैं वहाँ 3.5 घंटे बैठा था। कोई जवाब है आपके पास? मैंने कहा सर आपको आदत है देर तक बैठने की। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा 90 दिन के लिए आए थे, 7 साल हो गए सर। तो अगर घंटे के लिए आए थे, 3 घंटे बैठ गए, क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें? तो मेरे कंधे पे हाथ रख के सबसे कह रहे हैं आप में से किसी ने 15 मिनट, मतलब पहले ख़त्म कर दूं या हैं? तो मैंने कहा कि बेटा अगर मुझे नज़र नहीं आता तो फिर क्या होता? मैंने कहा कि आपको तो आदत है, इतनी बुरी बात क्या है? कहेंगे आप में से किसी की हिम्मत है ये कहने की? तो मैं अनवर मकसूद की इसलिए बात मानता हूँ कि ये बोल देता है, मगर अनवर मकसूद अगर आज इस मुल्क का सदर कोई और होता तो तुम नहीं होते आज, और तुम्हारी जगह कोई और मेज़बान होता तो वो भी नहीं होता। मैंने कहा सर आप लोग रहें, मैं चला जाता हूँ। कहते नहीं हम भी रहना चाहते हैं और तुम भी रहो। मैंने कहा सर फिर तो नूरजहां का गाना हो जाएगा। बोले क्या? मैंने कहा इन राहों पे जीते जी हम साथ चल नहीं सकते। तो कह लगे नहीं। फिर एक ब्रिगेडियर इम्तियाज़ उठे, उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा और यूं करके मेरा बटन टूट गया जैकेट का। कह लगे हम आपको बुलाते हैं सरकारी फंक्शन में और आप बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं।
मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब हारना है, बॉर्डर क्रॉस करने की तनख्वाह आपको मिलती है, जब आपसे नहीं होता तो मैं करता हूँ। चले, आप लोग बहुत अच्छे, ये मुल्क बहुत अच्छा है और बच्चे बहुत अच्छे, बस अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, तौफीक दे। बेटा सच बोलिए, आज मुझसे वादा करो कि ज़िंदगी में सच बोलिए। सच का सबसे बड़ा फ़ायदा है, मैं सिर्फ बच्चों के नौजवानों से कह रहा हूँ, सच का सबसे बड़ा फ़ायदा है इंसान बोलकर भूल जाता है क्या बोला था। झूठ बोलकर सारी ज़िंदगी तुम्हें याद रखना पड़ता है कि क्या कहा था। सच बोलोगे, सारे रास्ते तुम्हारे लिए रोशन नजर आएंगे। बड़ा अच्छा मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं, सबसे अच्छी जगह है। PIA कलमिया PIA को ठीक कर दे, मतलब चील पे बैठ के जाना ज़्यादा सेफ है। अभी मैं एक टोक्यो से आ रहा था तो मेरे साथ एक खातून बैठी हुई थी और मैं लिख रहा था बैठा हुआ, और मुसलसल मुझे बोले जा रही हैं, अनवर साहब PIA की जो फजूल खर्ची है इस पर लिखें ना आप। तो मैंने कहा जी जी मैं ज़रूर लिखूँगा, बताइए 25-30 एयरक्राफ्ट है और 30,000 आदमी। मैंने कहा जी जी बिल्कुल लिखूँगा मैं, अब आप इनकी फजूल खर्ची देखिए। मैंने कहा जी जी, फिर मैं रुक गया। मैंने कहा आप इनकी फजूल खर्ची की बात बिल्कुल सही कर रही हैं, अब देखिए मैं और आप बैठे हुए हैं और 2 सीट बेल्ट है, जबकि एक से ही काम चल सकता था। बोले अच्छा आप लिखें, आप लिखें। जी जी, अब एक अनाउंसमेंट करना है मुझे। मेरा खेल था आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा जो थे वो एक क्लासिकल डांसर की कहानी थी, जब ज़िया-उल-हक साहब ने आके एकेडमीज़ बंद कर दी तो वो मजबूरन खाना पकाने पे वो क्लासिकल डांसर हो गया। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का प्रिक्वल है। ज़िया साहब का ज़माना है, एकेडमीज़ बंद हो रही हैं और डांसर सारे बेकार बैठे हुए हैं। तो ये ड्रामा शुरू ही होता है कि वो जो 2 एकेडमी में डांसर लेटे हुए हैं, चरस वगैरह जो पीते हैं वगैरह, तो उसने कहा जाओ जाके वो एक बोतल ले आ मेरे लिए। उसने कहा वो दुकान बंद हो गई है, अब शराब नहीं मिलेगी, शराब की दुकान बंद हो गई है। तो कह लेंगे क्यों बंद हो गई है? कह रहे हैं इस्लाम आ गया है। तो दूसरा कहता है अच्छा कब जाएगा? ज़िया साहब का दौर है और उसका ये खेल है। ये 14 मार्च से आर्ट काउंसिल में है और टिकट इसके हर जगह ही मिले हैं आपको। इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये एक मुल्क में क्या वक्त गुजरा है, क्या कह सकते थे। और सबसे बुरी बात जो थी उस दौर की वो ये थी कि हम लोग जो थे वो लोग अपने छुप के अगर शराब वगैरह पीते थे, जो लोग बहुत कम लोग पीते थे, वो अपने घर पे पीते थे और बदमाशी वगैरह जो करते थे वो दूर जाके करते थे। ज़िया साहब के ज़माने में दूर जाके शराब पीने लगे, बदमाशी अपने घर पे करते थे। ये एक दौर था वो। अगर वक्त गुजर गया, वक्त अच्छा आएगा। और ये प्ले 14 मार्च से आर्ट काउंसिल में है, नाच न जाने अकबर के। अच्छा बेटा, मैं और बस मैं एक बात ये कि मैं अकेला आया हूँ आज। कुछ साल पहले ये प्रोग्राम होता तो मेरे साथ एक साहब होते,
उनका नाम होता मोइन अख्तर। और जब मैं और मोइन मिलके आपसे बात करते तो कुछ मज़ा ही और होता। मगर मोइन खुश हैं अपने ऊपर, उनसे बातचीत होती है मेरी। हाँ, वहाँ अब तक 3 प्रोग्राम मिले मगर पैसे अब तक किसी एक के नहीं मिले। खत जी बेटा मैं नहीं दे सकता, ये फेस्ट